हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन लोगों से हम मिलना चाहते हैं मरने से पहले कम से कम एक बार। मेरी उस लिस्ट में सबसे ऊपर थे वो, मगर ये हो ना सका। मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है। आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं बिकॉज एवरी शो हैज दिस कैटेगरी ऑफ पीपल हुम आई कॉल द टैग अलोंग्स, जिन्हें कुछ खास पता नहीं है मेरे बारे में, जिन्हें पकड़ कर खींच कर लाया जाता है, चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। हाँ, वो कौन कौन है जिन्हें कोई आइडिया नहीं? रेज योर हैंड्स फॉर मी। शेम ऑन यू। जो नहीं जानते उनके लिए ऐसे शुरू करते हैं। मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है। मैं पेशे से कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां सुनना अच्छा लगता है? अगले 1-1.25 घंटे की इस कहानी में मैं आपसे कई सवाल पूछूंगा। जब भी कोई सवाल पूछूं तो आपको जवाब में कहना है हाँ। सिंपल है, बस उस हाँ का एक सुर है दैट यू गॉट टू मेंटेन, दैट गोज लाइक हाँ। तुम तो अच्छे हो यार। कहानियां सुनोगे? जो कहानी आज आप सुनने आए उसका नाम देखो, ये पता होना चाहिए। जो खींचकर भी लाया है उसके साथ ऐसे मत आ जाओ। जरा पूछो कहां जा रहे हो। ये ऐसे आ गए हैं। कुछ बेहद खूबसूरत लोगों की कहानी है। पहला पूछता हूं, कितने लोग साहिर लुधियानवी साहब का नाम सुन चुके हैं आज से पहले? साहिर लुधियानवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट दिस कंट्री हैज एवर सीन। उन्होंने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा गाने लिखे हैं। उनका नाम आप ना जानते हो। एक तो ये नाम ही, साहिर शब्द का मतलब पता है आपको क्या होता है? साहिर का मतलब है जादूगर, शब्दों का जादूगर। अपने शब्दों से जो जादू किया करता था, लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाया करता था, एक तिलिस्म की तरह। उनका नाम आपने ना सुना हो, लेकिन उनके लिखे गाने हम सब ने सुने। 1-2 गाने दूं, गाओगे? मैं पल दो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Any smokers in the house? Make some noise for me. छी। के उड़े जब जब हाय हाय। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। और एक गाना आपके लिए मैम, इनकी तरफ से। हाँ, ए मेरी ज़हर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवां। शो कैंसल। 1 घंटे सिर्फ गाने गाएंगे अपन। बैंड बनाएंगे 250 लोगों का। शादी का सीजन आ भी रहा है, यहां शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ, गाइस वर वंडरफुल। ये सारे गाने लिखने वाले, हाँ, ये गेस करने के पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी शख्स की अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी परवरिश जानना जरूरी होता है। पहले 10-15 साल में आपके साथ जो जो हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं तय कर देता है कि आप कैसे इंसान बनने वाले हैं। 10-15% गुंजाइश बचती है बस बदलाव की, बाकी सब कुछ एम्बेड हो चुका होता है। तो जरा कहानी की शुरुआत कर ही रहे हैं तो साहिर साहब के बचपन से करते हैं। करें? शाबाश। साहिर साहब पैदा हुए 1921 में पंजाब के एक शहर में। कोई शहर का नाम गेस कर सकता है? लुधियाना। तो साहिर लुधियानवी पैदा हुए लुधियाना में 1921 में। बचपन में ही उनके माँ और पिता अलग अलग हो गए और उनकी माँ उनको लेकर लाहौर आकर बस गई। तब सब अपना ही था।
लेकिन ऐसा कहते हैं जब बचपन में ऐसा कोई घाव आप पर लग जाता है ना, तो आपके अंदर के कलाकार को अपने आप हवा मिल जाया करती है। साहिर साहब के साथ भी वही हुआ। उन्होंने अपने आप को शब्दों में इतना डुबो दिया कि मात्र 24 साल की छोटी सी उम्र में उनकी पहली किताब रिलीज हो चुकी थी। पूरे देश में डंका बज चुका था कि एक नया शायर आया है साहिर लुधियानवी नाम का। किताब का नाम था तलखियां। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि फूट गया एक जोर का बम। कौन सा बम? 47 का बम। उसके चिथड़े ऐसे उड़े कि साहिर साहब को रिफ्यूजियों की तरह अपनी मां के साथ आकर दिल्ली बसना पड़ा। दिल्ली की उस भागा दौड़ी में 1 महीना रहे, सिर्फ 1 महीना, और अपने दोस्तों को यह कहकर बंबई चले गए कि बंबई को मेरी जरूरत है। जब वो बंबई आए तो जिस घर में वो रहने लगे, उसी बिल्डिंग में उनके घर के नीचे वाले फ्लैट में थोड़े समय बाद एक शख्स शिफ्ट हुए थे। आप में से शायद कुछ लोग उन्हें जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो संपूर्ण सिंह कालरा? रेज योर हैंड्स। बस नाम है, सिर्फ हाथ खड़े करने का कहा है। अच्छा, कितने लोग संपूर्ण सिंह कालरा को बिल्कुल नहीं जानते? हाथ खड़े करो। कितनी जरूरत है तुम्हें मेरी पता है। आप इस शख्स को इस नाम से ना जानते हो, लेकिन जिस नाम से लिखते हैं, इनका पेन नेम, हम सब इन्हें जानते हैं, और वो है गुलजार। How many of you write? आप में से कितने लोग लिखते हैं खुद के लिए? इसे आपको लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी ये बात। गुलजार साहब के लिए किसी ने इतना खूबसूरत कहा था कि मुश्किल भाषा में अच्छा लिखना एक आसान सा काम है। ध्यान से सुनना इस बात को। मुश्किल भाषा में अच्छा लिखना एक आसान काम है, मगर आसान भाषा में अच्छा लिखना बहुत मुश्किल है। और इस बात के महारथी हैं गुलजार साहब। एक एक लाइनों में इतना कुछ कह जाते हैं। अब एक लाइन इनकी पढ़ी मैंने, कह रहे हैं मुस्कुराते बहुत हो तुम, जरा खुश भी रहा करो। क्या बात है। कह रहे हैं पिछली दफा जब तुम मेरे घर आई थी, तुमने मेरे सिगरेट की डिबिया पर पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उसमें फूल खिला है। कह रहे हैं अगर आंसुओं की कीमत होती, अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। गुलजार साहब पे एक पूरा 2 घंटे का शो करता हूं मैं, नॉट टुडे। आज हम उनके पड़ोसी पर हैं, साहिर साहब पर हैं। जो साहिर साहब को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि उन्हें जिंदगी में ना 2 चीजों से सख्त नफरत थी। एक, तन्हाई। उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा किसी न किसी का साथ चाहते थे। और एक किताब में मैंने पढ़ा, उन्हें खुद की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई आईना भी नहीं था। ऐसा शख्स अपने आप को शब्दों में ही डुबोएगा और क्या करेगा? सोचकर देखो, उनकी जो पहली किताब तलखियां, तलखियां का मतलब ही होता है बिटरनेस। वो बिटरनेस उनके अंदर आ चुकी थी, कड़वाहट। अब ऐसा ही शख्स है जो लिख सकता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। किसी और के खातिर यहाँ पे कौन ही रोता है दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बेटा नहीं बजाना, कॉपीराइट। तो आज वो गाने कौन गाएगा? मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये था सिक्के का एक पहलू। अब कहानी है, प्रेम कहानी है, तो दूसरी भी तो कोई होंगी ना। सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, उस शख्सियत की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा सच में मानना है कि वो शख्स अभागा है जिसने नाम आज तक कभी ना सुना हो, और वो नाम है अमृता प्रीतम। पंजाबी भाषा की पहली पोएटिस कहा जाता है अमृता जी को। थोड़ी परवरिश इनकी भी जान लीजिए। पैदा हुई 1919 में पंजाब के गुजरावाला में। अमृता पैदा अमृत हुई थी, उनका नाम अमृत कौर था। अमृता बाद में पढ़ा है। बचपन से ही इस प्यारी सी बिटिया को अपने लिखे भजन गाने का, गुरुद्वारे में जाकर खुद अपने लिखे भजन गाने का बड़ा शौक था। और लोगों को देखकर इतना अच्छा लगता था कि इतनी प्यारी सी बिटिया आती है और खुद के लिखे भजन गाती है। लेकिन बचपन में उनकी एक मौसी ने उनसे कह दिया कि ऊपर वाला छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी सुन लिया करता है। तो जब एक दफा उनकी माँ बीमार हुई, इतनी बीमार हुई कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो अमृता गुरुद्वारे जाकर बैठ गई कि अब जब तक मेरी माँ को ठीक नहीं कर दोगे ना, मैं आज से उठूंगी भी नहीं। माँ तो नहीं बची, भगवान को कुछ और मंजूर था। लेकिन अमृता का भगवान पर से विश्वास उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया। अपने पिता को साफ मना कर दिया कि आइंदा ना मैं कभी गुरुद्वारे जाऊंगी और ना ही कोई भजन लिखूंगी।
कुछ समय बाद पिताजी भी चल नहीं बसे, चल दिए, जिसे हम सन्यास कहते हैं। एक दफा उठे और जंगलों की तरफ निकल गए, फिर कभी किसी को दिखे ही नहीं। उसी रात अमृता प्रीतम ने 2 लाइनें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी एक रात थी, मैं जागती रही, किस्मत को नींद आ गई। बहुत अकेली हो गई। मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी करा दी गई प्रीतम सिंह से और वो बन गई अमृता प्रीतम। मगर फिर फूटा बम, वही वाला बम। देखो यार, ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर राइट नाउ आर टू यंग टू अंडरस्टैंड कि 47 कितना खराब समय था। अमृता जी, साहिर साहब, गुलजार साहब सब उधर से इधर आए थे। इनकी राइटिंग में आपको वो दर्द देखने को मिलता है। गुलजार साहब की किताबों मैंने पढ़ा, वो लिखते हैं कि मैंने उन दिनों रोडों पर लाशें कटती देखी हैं, उनका खून बहते सूख जाते हुए देखा है, और कई महीनों बाद लोगों को आकर वो खून कुरेद कुरेद कर निकालते हुए भी देखा है। जब इतना कुछ आप देख लो तो हमेशा के लिए जहन में घर नहीं कर जाएगा, बुरे सपने आएंगे जिंदगी भर के लिए, नाइटमेयर्स आएंगे। उस समय सिख औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा था कि अमृता प्रीतम ने सिख औरतों के लिए कविता लिखी थी कि अखाज वारिस शाह नु। वारिस शाह का नाम सुना है आप लोगों ने? वारिस शाह एक पंजाबी पोएट थे जिन्होंने हीर रांझा की कहानी लिखी थी हीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे समाज एक औरत का नजरिया नजरअंदाज ही कर दिया करता है। तो जब सिख औरतों पर अत्याचार हो रहा था तो अमृता ने वारिस शाह से गुहार की अपनी कविता में, है खड़ी पंजाबी में, अगर कहो तो 4-6 लाइन हिंदी में सुना दूंगा। अब इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। अमृता लिखती हैं कि आज कहती हूं वारिस शाह से कि अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की उस किताब का एक नया पन्ना खोलो। जब पंजाब की एक बेटी रोई थी तुमने इतनी लंबी दास्तान लिख दी। आज पंजाब की लाखों बेटियां रो रही हैं, सब तुमसे कह रही हैं कि दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाले लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भरा पड़ा है, और किसी ने 5 दरियाओं में जहर घोल दिया है, और अब यही जहरीला पानी आने वाली नस्लों को सींच रहा है। आज कहती हूं वारिस शाह से कि अपनी कब्र में से बोलो। कहते हैं उस जमाने में एक कविता हर दूसरे शख्स की जेब में मिल जाया करती थी। दोनों अवाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों का बहुत सारा प्यार और बहुत सारी नफरत दोनों अमृता को मिली। उनसे पूछो तो वो कहती थी कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना, वो मुझसे आज तक कभी मिले ही नहीं। बहुत बेबाक थी अपनी बातों में अमृता। उनके नाम से प्रीतम तो कभी नहीं गया, मगर उनका प्रीतम सिंह से साथ 1960 में छूट गया। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सुनकर आपके अंदर की पेट्रियार्की जाग सकती है, तो सुलाए रखना, क्योंकि हम सिर्फ सुना रहे हैं, ये सब हो पहले चुका है। जब अमृता ने अपने पति को छोड़ा तब उनके 2 बच्चे हो चुके थे। उसके बावजूद उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी उनसे कुछ और चाहती है। वो सिर्फ ये करने के लिए पैदा नहीं हुई है। और वो एक समय उठी और अपने रास्ते अकेले चल दी, लाइक द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमन। ये काम आज की महिला के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये 1960-65 में कर चुकी थी वो। लोग क्या कहेंगे, कितनी बातें बनाई जाएंगी, कितनी निंदा होगी, इन बातों की परवाह किए बिना चल दी वो, क्योंकि उनके जहन में ना एक आवाज पड़ चुकी। प्रीतनगर के एक मुशायरे में उन्होंने शेर पढ़ते हुए सुन लिया था, किसे भाई, जैसे ही उनकी आवाज अंदर पड़ी तो अमृता कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे इस शख्स से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। ये उसके लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश नजरों का मेरे ऊपर एक तिलिस्म सा हावी हो गया, जादू सा। और कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूं कि उस रात मेरे मन की मिट्टी में किसी ने इश्क का बीज बो दिया था। बेपनाह मोहब्बत हो गई उन्हें। धीरे धीरे साहिर भी उनसे प्यार करने लगे थे। अमृता अपनी किताब में बताती हैं कि उन दिनों अक्सर साहिर मेरे घर आया करते थे और आकर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाते थे। कुछ नहीं कहते थे वो, बस चुपचाप बैठे रहते। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला एक टुकड़ा सामने आकर बैठ गया है। जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला एक टुकड़ा सामने आकर बैठ गया है। कुछ नहीं कहता था वो, बस घंटों में न जाने कितनी सिगरेट पे सिगरेट पिया करता, फिर आधी सिगरेट रागधानी में बुझाता और चुपचाप उठकर वहां से चला जाता। सोचकर देखो, 2 प्यार करने वाले एक कमरे में बैठे हैं, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, एक वर्ड भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, सुकून है, शांति है।
वो कहती है वो उठकर तो चला जाता था, मैं उसे रोकना चाहती थी, उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, कितना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन संस्कारों ने वो दूरियां कभी तय ही नहीं होने दी। लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद वो जो सिगरेट के टुकड़े छोड़कर जाया करता था, मैं वो संभाल कर रख लिया करती थी। अलमारी में छुपा देती थी मैं, अकेले में, एकांत में, जब आसपास और कोई नहीं होता था, तब उन सिगरेट के टुकड़ों को अपनी उंगलियों के बीच लेती। ऐसा लगता जैसे साहिर की उंगलियां मुझे छू रही हैं। उन टुकड़ों को जलाती थी तो उसके धुएं में मुझे साहिर का चेहरा दिखाई दिया करता था। इनफैक्ट अमृता प्रीतम ने साहिर साहब की सिगरेट के ऊपर न जाने कितनी कविताएं लिख दी। 4 लाइन सुनोगे? अमृता लिख रही हैं साहिर की सिगरेट के ऊपर, कहती हुई कि ये आग की बात है। किसकी? ये आग की बात है जो तूने मुझे सुनाई थी। ये जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। जिंदगी का अब गम नहीं, बस इस आग को संभाल ले, और मैं तेरे हाथ की खैर मांगती हूं, तू एक सिगरेट और जला ले। साहिर वो सिगरेट जलाते चले गए, हर फिक्र को धुएं में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सबको दिख गए देवानंद नाचते हुए। क्लैप फॉर देवानंद साहब। वाह। बस अब इन दोनों का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। अमृता दिल्ली में रहती थी और साहिर बंबई आ चुके थे। जब कभी अमृता साहिर के शहर आती तो साहिर एक बड़ी सी दावत देते, अपने सारे दोस्तों को बुलाते और सबको मिलवाते कि ये अमृता है। जब कोई ऐसे रिकग्निशन दे तो दिल को कितना अच्छा लगता है ना। उस समय साहिर साहब ने कविता लिखी जिसका नाम था ताजमहल। लोग कहते हैं वो पूरी कविता अमृता जी को ध्यान में रख के लिखी गई थी। इनफैक्ट साहिर साहब ने एक बड़ी सी फ्रेम में वो कविता डलवाकर अमृता को भेंट भी की। मरते दम तक अमृता जी की दीवार पर वो कविता लटकी हुई थी, ताजमहल। पढ़ी है किसी ने? सुनोगे? साहिर साहब लिख रहे हैं कि अनगिनत लोगों ने इस दुनिया में मोहब्बत की है। बात सही है, हम सभी ने तो की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 सेकंड। अगर आपको वाकई जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से सच्ची मोहब्बत हुई है तो हाथ खड़े करो। अच्छा, कपल में आए हो तो कर लो, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने एक शो में पूछा, राइट साइड में एक हस्बैंड वाइफ बैठे थे, वाइफ ने हाथ खड़ा किया, हस्बैंड ने नहीं किया। ऐसी उड़ती हुई कोनी देखी है। शायर कह रहे हैं अनगिनत लोगों ने इस दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनकी मोहब्बत के लिए ना कोई ताश हीर का सम्मान, क्योंकि वो भी मेरी तरह मुफलिस थे। ऊपर से गया ना, समझा। शायर कह रहे हैं देखो, मोहब्बत हर कोई करता है, लेकिन हर किसी की मोहब्बत को शाहजहां जितना रुतबा तो नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि गरीब हो तो। मैं नहीं कह रहा, शायर कह गए। खैर, शाहजहां के कंपैरिजन में तो हम सब गरीब ही है ना यार। फिर वो पलटते हैं ताजमहल की तरफ और देखकर कहते हैं ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये दरो दीवार, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। सोचकर देखो तो ताजमहल हर आशिक के मुंह पे एक थप्पड़ है। मैंने बना दिया, तो बना के दिखा। मेरे एक शो में फ्रंट रो में ना एक एल्डरली कपल बैठे थे, 70+ होंगे इजीली। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आपको मौका मिले तो आप मैम के लिए बनाएंगे ताजमहल? वो स्टिक के साथ आए थे। पहले तो खड़े हुए, फिर कहे जी जी बिल्कुल बनाएंगे, मरे तो सही। वो अंकल उसके बाद कभी दिखे नहीं मुझे। वहीं दूसरी तरफ अमृता जी की लिखी एक कविता सुनहरे को साहित्य अवार्ड से नवाजा गया। जब इंटरव्यूअर्स उनका इंटरव्यू लेने आए तो रिपोर्टर्स कैसे होते हैं, थोड़ी टांग खिंचाई करते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, कहीं आपने भी एक कविता साहिर के लिए तो नहीं लिखी? अमृता कहती जिसके लिए लिखी है उसने अभी तक पढ़ी नहीं है, अब पूरी दुनिया भी पढ़ ले तो मुझे उससे क्या। रिपोर्टर्स कहने लगे ठीक है मैम, कल ना न्यूज़पेपर में आपकी एक फोटो चाहिए होगी, तो आप पेन पेपर पे लिखने की एक्टिंग कीजिए, हम आपकी फोटो लेकर चले जाएंगे। अमृता ने पेन उठाया, पेपर उठाया, लिखना शुरू।
फोटोग्राफर्स कब के फोटो वोटो लेकर घर चले गए, वो लिखती रही। 8 पन्ने भर दिए उन्होंने, फ्रंट एंड बैक। हर पन्ने पे, हर कोने पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, साहिर 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 साहिर। इतनी मोहब्बत दोनों एक दूसरे से करने लगे थे, मगर वो कहते हैं ना, हर अच्छी मोहब्बत को किसी ना किसी की नजर लग जाती है। यहां भी लग गई। किसकी? साहिर की मां की। दिस इज ऑन यू। हाँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेट मी रिफ्रेज। यहां भी नजर लग गई साहिर की मां सरदर बेगम की। उन्हें अमृता बिल्कुल पसंद नहीं थी। सोचो ना कैसे होती, डिवोर्सी है, 2 बच्चों की मां है, छोड़कर आई हैं और अब कह रही है साहिर से शादी करनी है। साफ मना कर दिया उन्होंने। अब आप साहिर साहब की परवरिश जानते हैं तो ये बात समझ पाएंगे कि अपनी मां के खिलाफ तो वो जा ही नहीं सकते थे। अकेले पाल पोस के कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने बड़ा किया था। मां का हुक्म पत्थर की लकीर। ना चाहते हुए भी साहिर साहब ने अमृता से अपनी दूरियां जरा बढ़ा ली। दोनों का दिल टूटा था। जब प्यार खत्म करना पड़ता है तो दिल दोनों का टूटता है। इसी मानसिकता में साहिर साहब ने वो शेर लिखा था जो सुना पड़ा आप सब ने है, लेकिन समझ अब पाएंगे कि वो अमृता के लिए था। कहो तो सुना दूं। शायर कह रहे हैं कि जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना हो नामुमकिन, कि जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना हो नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या बात है यार, किस किस को अपना एक से याद आ गया। आखिर दोनों अपनी जिंदगी के उस फेज में आ चुके थे जिसे आज की जनरेशन बड़े प्यार से ब्रेकअप कहती है। बैंगलोर में थोड़ा पॉज ले लिया, एक मोहतरमा खड़ी होकर चिल्ला दी, सिचुएशनशिप। जब दिल टूटता है, आप दोनों अलग हो जाते हो, बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है किसी ने दिल पकड़कर निचोड़ दिया है। सिर्फ खराब सा ही लग रहा होता है हर समय, हर दफा। यूजुअली ऐसे समय के लिए लड़कियां अपने पास 1-2 दोस्त रखती हैं। अबे इसलिए रखती हैं कि बीच में बड़ा मन करेगा मेरा उसे फोन करने का, तो कुछ भी हो जाए मुझे फोन। जिन लोगों को इस बात पे हंसी आती है, ये वही लोग होते हैं जिन्हें रखा जाता है। तुम बैठो यहां पे। अनफॉर्चुनेटली अमृता प्रीतम के पास ऐसा कोई दोस्त। कुछ हफ्ते रुकी वो, फिर एक आता है ना, अ क्रैक इन द आर्मर। मन करता है कि यार आज तो कॉल। एसटीडी पीसीओ का जमाना था, भागी भागी पहुंच गई शाम को पीसीओ, फोन उठाया और नंबर डायल करने लगी। आखिरी नंबर डायल करती उसके पहले उनकी नजर पड़ी बगल में रखी ब्लिट्स मैगजीन पर, जिसमें खबर छपी थी साहिर साहब के अफेयर के बारे में। इतने हफ्ते में उनकी जिंदगी में कोई और महिला आ भी चुकी थी। तब की एक बड़ी फेमस प्लेबैक सिंगर थी सुधा मल्होत्रा। देखो मैंने तो मैगजीन नहीं देखी, पर यू नो हाउ रिपोर्टर्स, ऐसा ही कुछ लिखा होगा कि अमृता आउट, सुधा इन। दिल टूट गया अमृता का। कॉल किए बिना रिसीवर वापस नीचे रखा और घर को लौट गई। मैं सोचता हूं कभी कभी उस शाम अगर वो कॉल हो गया होता तो क्या हालात कुछ और हो सकते थे। व्हाट इफ वाली सिचुएशन है। अमृता कहती थी कि मैंने तुझसे टूट के प्यार किया है, क्या तूने भी मुझसे उतना ही प्यार किया है? क्योंकि उन्हें लगता था कि साहिर उन्हें भुला चुके हैं, लेकिन साहिर खुद उन्हें कभी भुला ही नहीं पाए। वो लिखते थे कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है, कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें। मेरी बात और है, मैंने तो सच्ची मोहब्बत की है। साहिर कहते हैं उन दिनों में अक्सर तुम्हारे घर के बगल वाली पान की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता था और घंटों तुम्हारी खिड़की की तरफ बस घूरता रहता था। हाथ में एक सोडे का गिलास, एक सिगरेट, नहीं तो एक बीड़ी लेकर बस घंटों वहीं खड़ा हूं मैं, लेकिन तुम कभी दिखी नहीं। ये हरकत हम सबने कभी ना कभी की है। आप अभी करते हुए आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यह हरकत का क्या मतलब है? देखिए हम खड़े हैं यहाँ, हमें जाना है, उसका घर यहाँ। सबने की हरकत है। अच्छा चलो एक बार इस हरकत के लिए ताली बजा लो यार, खुश है। साहिर साहब कह रहे हैं 6 महीने जाता रहा, तुम कभी दिखे ही नहीं। थक हार के उन्होंने जाना भी छोड़ दिया। देखो कोई भी रिश्ता ना चल पाने का सबसे बड़ा रीजन कम्युनिकेशन होता है।
आप अपनी बातों को, अपने एहसासों को ढंग से सामने बयां नहीं कर पाते। इन दोनों का तो काम और पेशा ही वही था, अपनी बातों को लिखना, एक्सप्रेस करना। अमृता कहती थी कि हम दोनों के बीच दो बहुत बड़ी दीवारें थी। एक तो खामोशी की, जो मरते दम तक कभी गई ही नहीं, और दूसरी भाषा की, क्योंकि मैं पंजाबी में लिखती थी और साहिर उर्दू में लिखा करते थे। इसीलिए हम दोनों की दिल की बातें एक दूसरे तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। हर किसी का प्यार मुकम्मल होए जरूरी नहीं है। और इसी समय, इसी मानसिकता में साहिर साहब ने वो गाना तब लिखा जो तब के लोगों के लिए ब्रेकअप एंथम माना जाता था। सुनोगे? गाओगे? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या सुर में गाया यार, so good। अमृता जी के दिल के बिखरे टुकड़े हर तरफ पड़े रहते थे। बहुत अकेला फील होता है यार जब दिल टूटता है ना। लेकिन तब उनके दिल के बिखरे टुकड़े समेटने आए हमारी कहानी के असल हीरो। ये कहानी साहिर साहब की नहीं है, ये कहानी अमृता की भी नहीं है, ये कहानी इस तीसरे शख्स की है जिससे मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूं। अगर आपको प्यार से प्यार है, आपको प्रेम से इतना सा भी प्रेम है, मोहब्बत से जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो अगले 15 मिनट के अंदर अंदर ये शख्स आपके रोल मॉडल बन चुके होंगे। मेरे हिसाब से पिछली पूरी शताब्दी में, पिछली पूरी सेंचुरी में इस शख्स से ज्यादा शिद्दत वाला प्यार साला किसी ने किया ही नहीं। नाम एक साथ लेकर देखेंगे हम। इंद्रजीत सिंह इमरोज। इमरोज पेशे से पेंटर थे और अमृता से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उम्र में उनसे 7 साल छोटे थे, कभी मिले भी नहीं आज तक, फेस टू फेस खड़े भी नहीं हुए, उसके बावजूद मोहब्बत करते थे। पूछो कैसे? ये वो जमाना था जब आपको लोगों की लिखावट से इश्क हो जाया करता था। उन्होंने अमृता की लिखी शायरियां, किताबें, आर्टिकल्स इतना पढ़ा कि उनसे मोहब्बत कर चुके थे। 1960 में जब अमृता अपने पति से अलग हुई ना, तो उन्होंने एक किताब में एक फिक्शनल कैरेक्टर का जिक्र किया, डॉक्टर देव। बोल के देखो। उन्होंने लिखा कि कोई अगर मेरा आइडियल पार्टनर होगा ना, तो वो डॉक्टर देव जैसा होगा। इमरोज ने पढ़ लिया। बड़ी मुश्किल से अमृता जी का लैंडलाइन नंबर जुगाड़ लिया, लगाया फोन। जरा अमृता ने फोन उठाया। हाँ जी, कौन बोल रहा है? डॉक्टर देव। कौन? ऐसे शख्स के सामने अभी अमृता खड़ी थी, ये कहती हुई कि मेरी अगली किताब आ रही है, उसका कवर डिजाइन करना है, आप कर देंगे? देखो मैं तो वहां नहीं था, पर आई एम श्योर इमरोज की हालत हो रही होगी कि कब कभी नहीं छूट जाती ऊपर से नीचे तक। बाकायदा इमरोज ने कवर डिजाइन किया। कवर के रंग खूबसूरत थे, उसे डिजाइन करने वाले का दिल उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में इमरोज रहते थे और वेस्ट पटेल नगर में अमृता रहती थी। हर रोज अमृता बस स्टॉप पर आती थी, बस का इंतजार करती थी। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो जाना होता था नौकरी करने के लिए, और हर रोज बस स्टॉप के थोड़ा सा दूर एक खंबे के पीछे छुपकर इमरोज उन्हें घूरा करते थे। हंसो मत, इसे स्टॉकिंग कहते हैं और करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। इमरोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि अमृता को हर दिन बस से जाना पड़ता है। सोचो ना, आप किसी से मोहब्बत करते हो, उसे हर दिन अगर बस के धक्के खाकर जाना पड़े, अच्छा लगेगा क्या? तो बकायदा 6 महीना 1-1 रुपया इकट्ठा करके इमरोज ने एक स्कूटर ले लिया और पहुंच गए कि यू नो पहुंच गए कि आइए आपको कहीं छोड़ देते। उनका सिलसिला शुरू। हर दिन वो अमृता को पिक करते, ऑल इंडिया रेडियो छोड़ते, वहां से वापस पिक करते, वापस घर छोड़ते। उनकी बढ़िया चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने यही पूरे किस्से का एक छोटा सा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे शेयर किया। हर तीसरा कमेंट था, भाई 6-6 महीना 1 रुपया इकट्ठा करो तो 180 होते हैं। लॉजिक है इस बात का। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव,
इमरोज बताते हैं कि वो हर दिन उन्हें पिक करके छोड़ते तो रहते थे। अमृता जो जानती हैं कि ये स्कूटर चलाने वाला शख्स उनसे कितनी मोहब्बत करता है, उन्हीं की स्कूटर के पीछे बैठे अपनी उंगलियों से उन्हीं की पीठ के ऊपर कुछ लिखा करती थी। अमृता अपनी उंगलियों से इमरोज की पीठ पर साहिर लिखती थी और इमरोज को इस बात से कोई जलन नहीं थी, इतनी सी भी जलन नहीं थी। असल प्यार में जलन की कोई जगह होती नहीं है दोस्त। वो बुल्ले शाह साहब का कलाम है ना कि जहर वेग के पित्ता, जहर वेग के पित्ता ते की पित्ता, इश्क सोच के कित्ता ते की कित्ता, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी। ध्यान से सुनना, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी। ओ बुलिया प्यार भी लालच नाल कित्ता ते की कित्ता। अगर किसी को प्यार करके आपने वो प्यार चाह लिया, मांग लिया, तो फिर वो प्यार बचा क्या? तब तो ट्रांजैक्शन हो गया ना, सौदा हो गया। और यहां हम इमरोज की बात कर रहे हैं, द एपिटमी ऑफ लव। अमृता को भी इमरोज का साथ पसंद तो आने लगा था, लेकिन दूध का जला छाछ भी। उनका पॉइंट था कि देखो, जहां शादी हुई वहां प्यार नहीं हुआ, जहां प्यार हुआ वहां शादी नहीं हुई। तो उन्होंने इमरोज से साफ कह दिया कि देखो, शादी वादी हमारे बस की बात नहीं है। इमरोज वाज लाइक ओके। तब जाकर आखिरकार शुरू हुआ आजाद भारत का पहला लिव इन रिलेशनशिप। देखो, अनफॉर्चुनेटली आज भी भारत देश में लिव इन को बहुत ऊंची नजरों से देखा जाता है। मैं बात 1960-65 की कर रहा हूं। वो दोनों बिना शादी किए एक छत के नीचे रहने लगे। लोग क्या कहेंगे, कितनी बातें बनाई जाएंगी, कितनी निंदा होगी, इन बातों की परवाह किए बिना रहते थे। सच कहूं तो खुश रहते थे। जो लोग उन्हें जानते हैं वो बताते हैं कि दोनों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन दोनों के कमरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। सिर्फ सिंबॉलिक है कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इनकी जिंदगी बढ़िया चली रही थी कि इसी बीच साहिर साहब ने अमृता जी को कॉल कर दिया। अमृता ने फोन उठाया, कहा जी कहिए। साहिर ने कहा तुम्हारे शहर आया हूं, मिलने आओगी? जरा एक सेकंड अपने अपने एक्सेस को फिर से इमेजिन करिए। देखो, चाहे रिलेशनशिप कितना भी खराब रहा हो, वो आपके शहर में हो या आप उनके शहर में हो, एक दफा मिलने का मन तो करता है ना, जस्ट फॉर द ओल्ड टाइम सेक। अमृता ने कहा जी जी बिल्कुल आऊंगी। अमृता गई, इमरोज को भी साथ ले गई। सोचो, बकायदा वहां पे कोई टेबल लगी होगी जिसपे तीनों बैठे हैं, साहिर, अमृता, इमरोज, लाइक अ परफेक्ट राइट। इसी बीच में साहिर साहब ने नीचे से एक शराब की बोतल निकाली, तीनों के लिए एक पैक बनाया। अमृता इमरोज ने अपनी शराब छुई तक नहीं। कुछ समय बाद उठे और उठकर वहां से चल दिए। साहिर उन्हें रोकना चाहते थे, जाने नहीं देना चाहते थे, कितना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कर सके ना। इमरोज के साथ में चुपचाप बैठे रहे और जाने दिया। रात भर शराब पे शराब पीते रहे, नशे में धुत। रात को 11 साढ़े 11 बजे अमृता के लैंडलाइन पे कॉल किया। ड्रंक डायल था। फोन की घंटी बजी और फोन उठाया इमरोज ने। हाँ जी, देता हूं। जो दिल टूटा होगा उस शख्स का उस समय। अमृता ही फोन पर कहा जी कहिए। साहिर ने कहा तुम्हारे जाने के बाद एक नज्म लिखी है, सुनोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुनोगे? साहिर ने लिखा कि महफिल से उठ जाने वालों, अभी अभी महफिल से उठ के गई थी ना, महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम? तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। मेरे साथी ये खाली जाम, ये खाली जाम, ये खाली जाम। बाद में यही नज्म दूज का चांद नाम की फिल्म में यूज भी की गई। लेकिन ये पूरा शराब का किस्सा मैंने आपको सुनाया क्यों? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा मानना है, पर्सनली जस्ट माई बिलीफ, कि उस रात साहिर साहब ने एक नज्म और लिखी थी। मेरा दिल ये बात मानने से इनकार करता है कि ये नज्म उस रात के अलावा कभी भी लिखी गई हो। कोई प्रूफ मुझे मिला नहीं कहीं पर भी, बस बिलीफ है। पता है कौन सी? अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी मरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो।
शाम मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी मरा नहीं। सच में ऐसा नहीं लग रहा है गाना उसी रात लिखा गया होगा? By the way, I have ruined this song for all of you. आज से पहले न जाने किसको याद करके तुम्हें गाना सुनते थे। अब जब सुनोगे तुम्हें टेबल दिखेगी, तीनों बैठे हुए दिखेंगे, गुजरातियों को भी शराब के गिलास दिखेंगे। अभी ना कुछ दिनों पहले एक किताब में मुझे इतना खूबसूरत सा किस्सा मिला, सुनोगे? बेहद प्यारा है, मजा आ जाएगा। सो इमरोज पेंटर थे, पेंटिंग के साथ साथ बहुत सारी कैलीग्राफी भी किया करते थे। सभी लोग जानते हैं कैलीग्राफी क्या होती है, लिखते हैं। तो इमरोज के एक दोस्त लाहौर से उनसे मिलने आए। तब इमरोज और अमृता एक साथ में रहना शुरू कर चुके थे। तब तक अमृता जी की रसीदी टिकट भी रिलीज हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने और साहिर के रिश्ते के बारे में सभी को बता दिया था, सभी कुछ जग जाहिर था। तो जब उनके दोस्त आए तो इमरोज अपनी सारी पेंटिंग्स उन्हें दिखा रहे थे, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है। कैलीग्राफी की बारी आई तो एक आखिरी कैनवस पे इमरोज ने अपने हाथों से साहिर लिखा हुआ था। जैसी अमृता इधर उधर हुई वो पूछ पड़ा, दोस्त कह रहा भाई तू पागल है क्या, तू जानता नहीं है और तू साहिर लिख रहा? इमरोज कहते वो तो कैनवस है पगले, साहिर का नाम तो मेरी पीठ पर लिखा हुआ है। इसी बीच में एक दफा रिपोर्टर्स ने अमृता जी को फिर घेर लिया। उनसे कहा कि देखिए मैम, आप कहती हैं आप प्यार साहिर से करती हैं लेकिन रहती इमरोज के साथ है, ये क्या बात है? अमृता ने जो जवाब दिया ना, मैं फैन हो गया उनका। अमृता कहती है सुनिए, साहिर मेरे लिए खुला आसमान है, साहिर मेरे लिए खुला आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। छत होती आसमान के नीचे ही है और उस छत के नीचे मैं। रिपोर्टर्स चुप, वापस कर। वहीं दूसरी तरफ साहिर साहब ने कई महीनों तक अपने आप को पूरी तरीके से शराब में झोंक दिया था। एक बारी का किस्सा है, उनके एक दोस्त जयदीप, वो भी लिरिसिस्ट थे, उनसे मिलने गए तो साहिर साहब तो नशे में। अंदर जाकर देखा तो पूरा घर अस्त व्यस्त है, धूल ही धूल। एक टेबल है, उस पर कप रखा है, कप के अंदर बाहर हर जगह धूल। तो जयदीप ने हाथ बढ़ाया कि लाइए मैं इसे धो देता हूं, साफ कर देता हूं। हाथ बढ़ाया और साहिर चिल्ला दिए, छूना भी मत। आखिरी दफा जब अमृता मेरे घर आई थी, उन्होंने इसी कप में चाय पी थी, वैसा का वैसा उसी जगह रखा हुआ है। इनफैक्ट लोग बताते हैं कि उन दिनों अगर आप साहिर साहब के पास कोई गाना लिखवाने के लिए जाएं तो वो बाहर से ही पूछ लेते थे सिचुएशन क्या है, अगर हैप्पी गाना चाहिए तो हट, कुछ दिन यहां पे सिर्फ सैड सॉन्ग्स लिखे जाएंगे। इसी बीच साहिर साहब ने वो कविता लिखी थी जो बाद में चल के गाना भी बनी, जो सुनी पढ़ी लिखी आप सब ने है, लेकिन समझ अब पाएंगे कि वो अमृता के लिए थी। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजगम की स्याही जो दिल पर छाई है तेरी नजरों की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी ऐसे जैसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह है, ना कोई मंजिल है और ना ही रोशनी का कोई सुराग। अंधेरों में भटक रहा हूं मैं, इन्हीं अंधेरों का होकर ना रह जाऊं मेरे हम नफस, मगर यूं ही, बोल के देखो, मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में कभी
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आप जानते हैं इन दोनों के बीच, अमृता और इमरोज साहब के बीच भी सबसे खूबसूरत चीज वही थी, खामोशी। ये लोग भी ज्यादा बातें नहीं किया करते थे। लोग बताते हैं कि अमृता को रात भर जाग के लिखने का शौक था और इमरोज को सुबह जल्दी उठकर पेंटिंग करने का शौक था। तो जब रात में अमृता लिख रही होती, बीच रात को अपने कमरे में अलार्म लगा के इमरोज उठते, किचन में जाते, एक कप चाय की प्याली बनाते और बिना आवाज के धीरे से अमृता के कमरे में खसका के जाकर वापस सो जाते। कुछ नहीं कहा उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ सुबह होने के बाद अमृता सोने नहीं जाती थी। वो गार्डन में बैठी एक टक इमरोज को बस पेंटिंग करते हुए देखती रहती थी। बट कभी तो आता है ना जब समय पासा फेंकता है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसी सिचुएशन हुई। इमरोज को फोन आया बंबई से, पिक्चरों में काम करने का न्योता आया। छोटा मोटा भी नहीं, कॉल गुरुदत्त साहब का था। गुरुदत्त फैन इन द हाउस, मेक सम नॉइज फॉर मी, कम ऑन। तो गुरुदत्त साहब ने बुलावा भेजा इमरोज को पिक्चरों में काम करने के लिए। इमरोज जाना नहीं चाहते थे। इमरोज अमृता को छोड़कर कहीं भी कभी भी जाना नहीं चाहते थे। मगर अमृता ने बहुत पुश किया, प्रोत्साहन दिया कि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तुम्हें जाना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर आखिरकार इमरोज चल। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब दो लोग एक छत के नीचे इतने सालों से रह रहे हो, एक दूसरे की इतनी आदत हो चुकी हो, फिर एकदम से अगर अलग अलग होना पड़े तो फिजिकली और मेंटली दोनों चीजें अफेक्ट हो जाएंगे ना। हो गई। अगले ही दिन अमृता बीमार पड़ गई। लेकिन जब बंबई से इमरोज ट्रंक कॉल किया करते तो अपनी आवाज से अमृता पता नहीं चलने देती थी कि वो बीमार है। मगर आप अगर किसी से इतना जुड़े हो, वो कुछ कहे ना कहे पता चल जाता है। इमरोज भाग गए। चौथे दिन अपने सारे काम को मारी लात, पकड़ी ट्रेन, वापस दिल्ली। हाथ पकड़ा अमृता का और कहा कि बस अब मैं मरते दम तक तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक गहरी सांस लो, ऑल ऑफ यू, टेक अ डीप ब्रेथ। हम सब जिंदगी में एक वही शख्स नहीं खोज रहे जो हमारा हाथ पकड़कर हमसे बस ये कह दे कि अब मैं मरते दम तक तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अमृता को उनके वो शख्स इमरोज मिल चुके थे। उनकी जिंदगी बढ़िया चलती कि 1980 में फिर एक कॉल आया। बड़े कॉल आते थे उस समय, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 1980 में कॉल आया, अमृता ने कॉल उठाया और उन्हें एक बड़ी दुखद घटना के बारे में पता चला कि साहिर साहब चल बसे। अमृता कहती हैं, जैसे ही मैंने वो खबर सुनी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का एक बड़ा सा हिस्सा मर गया और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एक छोटा सा किस्सा लिखा। अमृता लिखती हैं कि याद है साहिर, एक दफा तुम और मैं एक मुशायरे में गए थे जहां गलती से तुम्हारे नाम का नेम टैग मेरे पास आ गया था और मेरे नाम का नेम टैग तुम्हारे पास चला गया था। शायद जब मौत लेने आई होगी तब भी ऐसा ही हुआ होगा। वो लेने तो मुझे आई थी लेकिन धोखे से तुम्हें लेकर चली गई। अपनी बात को इतनी सहजता सरलता से कहने का हुनर जो साहिर साहब में था, उनके बाद शायद ही किसी में आया है। वो 400 से ज्यादा गाने लिखने वाले, न जाने कितनी किताबें, शेरो शायरी, कविताएं लिखने वाले, द फेवरेट लिरिसिस्ट ऑफ दिस कंट्री साहिर लुधियानवी अब नहीं रहे थे। लेकिन साहिर साहब ने अपनी मौत पर अफसोस करने का हक किसी को दिया ही नहीं। पूछो कैसे? मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अब जा चुके हैं। चलो, अब साहिर साहब की मौत की बात निकली है तो रिसेंटली एक किस्सा मुझे और मिला। सुनोगे तो जोर से कहो।
ये किस्सा पहले सिर्फ बातूनी था, लोग कहते थे कि ऐसा हुआ था। रिसेंटली मैं एक शख्स, जादू को जानते हैं? थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद में पूछा, कहते कोई मिल गया। हुआ कुछ यूं कि जादू यानी जावेद अख्तर साहब जब स्ट्रगल किया करते थे तब वो साहिर साहब के घर में कई बार रहे। साहिर साहब उनके मेंटर की तरह थे, फादर फिगर थे, बहुत कुछ सीखते थे वो साहिर साहब से। एक बारी का वाकया है कि जावेद साहब सुबह सो रहे थे और साहिर साहब अपने काम पर जाने से पहले उनके तकिए के बगल में 200 रुपए रखकर चल दिए। उस समय 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, मतलब महीना भर निकल जाए जावेद साहब का। वो उठे और समझ गए कि ये किसने किया है। उन्होंने 200 रुपए यूज किए, किस्मत पलटी, एंड देन ही बिकेम द लेजेंडरी मिस्टर जावेद अख्तर। मगर हर कभी जब महफिलों में मुलाकात हो जाती तो साहिर ऐसे टांग खिंचाई में पूछ देते, मेरे 200 रुपए कब देगा? जावेद कहते नहीं दूंगा। साहिर कहते लेकर तो रहूंगा। 200 रुपए किसी के लिए बड़ी रकम नहीं है, बट जस्ट अ हैप्पी बैंटर। कट टू 1980। जब साहिर साहब ने अपना शरीर छोड़ा तो सबसे पहला कॉल जावेद साहब के पास गया था। टैक्सी पकड़कर जावेद साहब आए। टैक्सी वाले की मदद से साहिर साहब का शरीर टैक्सी में रखा और अपने घर लेकर आए। सारे लास्ट राइट्स किए और जुहू के कब्रिस्तान में जाकर उन्हें दफना दिया गया। जब सब खत्म करके जावेद साहब अपने घर जाने लगे तो टैक्सी वाले ने कहा, साहब मेरा भाड़ा कितना हुआ है? 200 रुपए। 199 नहीं, 201 भी नहीं, 200 रुपए। नहीं दूंगा, लेकर तो रहूंगा। जाते जाते भी वो 200 रुपए लेकर चले गए। To the biggest storyteller there is time. Give it up, Ranjan. अमृता और इमरोज नई सदी में कदम रख रहे थे। 2000 का समय आ चुका था। अभी की बात है, इमरोज का साथ अमृता को हर दिन नया और ताजा तो बना रहा था, मगर शरीर तो बूढ़ा होने लगा था। बीमारियों ने घेर लिया था अमृता को। बहुत फ्रजाइल सी हो गई थी अमृता। फिर एक दफा अमृता को वही गिल्ट काटा। उनका पॉइंट था कि ये शख्स उनसे उम्र में 7 साल छोटा है। मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया, बताया नहीं कि ये मेरा है कौन, ना कभी शादी की, बस ये साथ में रहता है और एज अ पार्टनर की तरह रहता है और बहुत मोहब्बत करता है। तो एक दफा जब अमृता ने उन्हें बुलाया था तब कहा था कि यार इमरोज, तुम अभी जवान हो, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ पूरी दुनिया घूमो। इमरोज उसी समय खड़े हो गए और अमृता के 4 चक्कर लगाए थे। लो, घूम ली दुनिया 4 बार। क्या करेगा ऐसे शख्स का कोई? वहीं 2005 के आसपास अमृता ने उनको एक दफा फिर बुलाया और फिर उनके अंदर वही गिल्ट था। तो अमृता ने उनसे कहा था कि इमरोज, तुम मुझे शाम के समय क्यों मिले? तुम मुझे शाम के समय क्यों मिले? अब तो जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। मिलना ही था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। देखो, मैं तो वहां नहीं था, पर शायद बदले में इमरोज उनसे तभी कह दिया करते होंगे कि ए मेरी ज़हर जबी तुझे मान। खूबसूरत। अनफॉर्चुनेटली 2005 में अमृता प्रीतम भी चली। वादे के मुताबिक उनकी आखिरी सांस तक उनका हाथ पकड़े इमरोज वहीं बैठे हुए थे। जो वादा किया वो आयरॉनिकली ये गाना लिखने वाले भी साहिर ही थे। फोटो भी है इंटरनेट पे। लाल गाउन में अमृता जी लेटी हुई हैं और सफेद कुर्ता पजामा पहने इमरोज उनका हाथ पकड़े वहीं बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अमृता जी ने जाने से करीब साल भर पहले शायद उनकी जिंदगी की आखिरी कविता लिखी थी, इमरोज के लिए लिखी थी। उनका सबसे फेमस काम वही माना जाता है। आज भी दुनिया में लोग अमृता को इसी कविता के कारण ज्यादा याद रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का भी वही नाम है। सुनोगे? मना करोगे तो भी सुनाऊंगा। समझ लो, पिछले 45 मिनट में जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है वो सिर्फ इसलिए सुनाई है ताकि अब मैं आपको ये कविता सुना सकूं। अब आप ये समझ पाएंगे कि इमरोज के लिए लिखी गई थी। इसमें भी वही है, काश जो पूरा नहीं हो पाया ना, वो टीस है बस। इसीलिए मरने से पहले अमृता कह रही हैं कि मेरे साथी, मेरे राही, मैं तेनो कित्थे किस तरह नहीं पता। शायद तेरे तखय्युल दी चिनक बनके, तेरे विचारों की चिंगारी बनके, इमेजिनेशन बनके, शायद तेरे तखय्युल दी चिनक बनके तेरे कैनवास से उतरांगी। पेंटर थे ना,
शायद तेरे तखय्युल दी चिणक बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी या खोरे कैनवास ते उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तैनू तकती रवांगी जा खोरे सूरज दी लौ बनके तेरे रंगा विच घुलांगी ता रंगा दियां बावां विच बैठ के तैनू एक टक वलांगी कित्थे किस तरह नहीं पता पर मैं तैनू फिर मिलांगी जा खोरे चश्मा बनी होवांगी जा जिदे झरनिया दा पानी उड़दा पानी दियां बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी एक ठंडक चाई बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी मैं और कुछ नहीं जान दिया पर ऐना जान दिया कि वक्त जो भी करेगा एक जन्म मेरे नाल तू रहेगा मैं और कुछ नहीं जान दिया पर ऐना जान दिया कि वक्त जो भी करेगा एक जन्म मेरे नाल तू रहेगा ए जिस्म मुकदा है ता सब कुछ मुक जांदा है जिस्म खत्म होता है तो सब खत्म हो जाता है ए जिस्म मुकदा है ता सब कुछ मुक जांदा है पर चेत्या दे दागे कायनात की कणा ने होंदे ने अमृता कह रही है तुम्हारी यादें हैं जो इस सृष्टि के कपड़े को बनाए हुए हैं जिसे हम रियलिटी कहते हैं अगर ये यादें नहीं तो दुनिया है ही नहीं चेत्या दे दागे कायनात की कणा ने होंदे ने मैं उन कणा नु चुनांगी धागियां नु वलांगी कित्थे किस तरह नहीं पता फिर मैं तैनू फिर मिलांगी मैं तैनू फिर मिलांगी यूजुअली शो के इस टाइम पे जब मैं आता हूं तो मैं लोगों को बताता हूं कि 1980 में साहिर गए थे 2005 में अमृता जी गई थी इमरोज हैं किसी से इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला शख्स हम लोगों के बीच अब भी रहता था अभी 22 दिसंबर 2023 को 98 इयर्स ओल्ड इंद्रजीत सिंह इमरोज चल बसे 2005 से अकेले रहे वो उनसे लोग पूछते थे कि आप बिना अमृता के कैसे रह पा रहे हो वो कहते थे अमृता ने शरीर छोड़ा है मेरा साथ नहीं छोड़ा वो भी मेरे साथ ही है इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने हौसखास वाला वो घर जिसमें दोनों रहा करते थे आज भी उस पूरे घर की किसी दीवार का 1 इंच का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अमृता की कोई तस्वीर ना लटकी हो इतनी मोहब्बत करता था ये शख्स मेरे लिए पूरी कहानी के बाद ना जैसे अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन इमरोज हो गए यार और क्या होता है अनकंडीशनल लव जो सिर्फ देना जानता है बदले में कुछ चाहता कुछ मांगता नहीं है वही तो है इमरोज देते चले गए जिंदगी भर कभी कुछ नहीं चाहा कभी कुछ नहीं मांगा वही है असल प्यार बाकी सब मिथ्या है हम सबकी जिंदगी में ना एक इनविजिबल सी लिस्ट है कुछ लोगों के नामों की जिनसे हम मिलना चाहते हैं मरने से पहले कम से कम एक बार आए कुछ नाम आए सामने मेरी उस लिस्ट में सबसे ऊपर थे इमरोज मगर ये हो ना सका अब मैं आपको बताता हूं कि कहानी मेरे लिए इतनी ज्यादा पर्सनल और इंपॉर्टेंट क्यों और कैसे हो गई मैं अपनी जिंदगी का पहला बड़ा शो करने जा रहा था 23 दिसंबर 2023 बॉम्बे में ऑडिटोरियम में और यही कहानी सुना रहा था और एक दिन पहले खबर आई कि इमरोज साहब मुझे लोगों ने डीएम्स किए जैसे आपको मौका मिला है उन्हें श्रद्धांजलि देने का मैं दिल से बता रहा हूं आज 3 साल में 450 से ज्यादा शोज कर चुका हूं मैं लेकिन कभी स्टेज पर रोया नहीं हूं मैं एक्सेप्ट दैट नाइट आई कुडंट यार कंट्रोल आई जस्ट कुडंट कंट्रोल मुझे बादलों के बीच वो टेबल लगी दिखी जिस पे अमृता बैठी थी और अब जाकर इमरोज ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था साहिर नहीं है वो खंबे के पीछे हाथ में सिगरेट लिए ना घूर रहे हैं बस मगर आखिरकार वो दोनों एक हो गए थे इमरोज जैसा प्यार नहीं करता अब कोई मैंने पूरा शो बनाया सिर्फ 3 सवालों की वजह से है जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं प्लीज सच्चाई से जवाब देना झूठ बोलकर तो क्या ही कर लूंगे पहला सवाल उसका जवाब मुझे सबका पता है ना भी दोगे तो चलेगा कितने लोगों को अपनी जिंदगी में इमरोज जैसा कोई प्रेम करने वाला चाहिए आए सबके अंदर 4 हाथ उठाए वी वांट सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कितने लोगों की जिंदगी में इमरोज जैसा प्यार करने वाला कोई है 1 2 3 4 5 तो बहुत खुशनसीब हैं आप इतना प्यार करने वाला इतनी आसानी से मिलता नहीं है
तीसरा सवाल, कितने लोग जिंदगी में किसी ना किसी के लिए इमरोज हैं? बहुत बढ़िया हैं, कुछ 4, 6, 8 लोग तो वो भी हैं। अगर वाकई ये बात सत्य है तो बहुत प्यारे लोग हैं आप, एक बार इनके लिए तारीफ करें। अब आप ये आयरनी देख रहे हो, ये विडंबना है और कुछ भी नहीं कि पहले सवाल को अगर लेकर चलें तो इमरोज चाहिए सबको, मगर इमरोज बनना कोई नहीं चाहता। अब खुद सोचो, अगर इमरोज बनेंगे नहीं तो लोगों को इमरोज मिलेंगे कैसे? इस कहानी से और कुछ लेकर जाओ ना जाओ, बस इतना सा ले जाना कि जिंदगी में तुम्हें तुम्हारा इमरोज मिले ना मिले, तुम किसी के इमरोज बन जाना। मेरा काम कहानी का श्रृंगार है, सत्य नहीं। लेकिन सत्य कहीं छूट जा रहा था, तो सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ समय पहले आगे एक छोटी सी कहानी और ऐड की है मैंने, जो आपको वाकई इस कहानी के पीछे का जो असल सत्य है, मूल सत्य है, वो छूट न जाए, वो बताती है। कहो तो खत्म कर सकते हैं, कहो तो सुना देता हूं। ये पूरा ऐड करने का रीजन थे वो सेकंड क्वेश्चन वाले लोग, जिनसे जब मैंने पूछा ना कि आपकी जिंदगी में इमरोज जैसा कोई प्रेम करने वाला है, 8-10 हाथ खड़े हुए थे बस, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर बाकी सब अंधे हो तुम। तुम्हारी जिंदगी में इमरोज जैसा प्रेम करने वाला एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा लोग हैं। तुम्हारे घर में बैठे हैं अभी, बस हमारा ध्यान उस तरफ कभी जाता नहीं है ना। हमारे लिए प्यार वही होता है, हस्बैंड वाइफ वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। इमरोज तो वो इमरोज है जो सिर्फ देना जानता है, कुछ चाहता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है। इमरोज जैसी मोहब्बत करने वाले लोग आपके घरों में अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। 1-2 से भी ज्यादा होते हैं वो लोग। छोड़ो ना, क्यों बता रहा हूं, मेरा काम तो कहानियां सुनाना है। कहानी सुनोगे? इस कहानी के लिए मैं आपको एक जंगल में ले जाना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक जंगल था, उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल सा वृक्ष खड़ा था। वृक्ष समझते हैं? पेड़। एक बड़ा सा पेड़ था, उसकी शाखाएं आसमान में ऐसी फैली थी जैसे जंगल का सम्राट हो। उस पर फल लगते, पक्षी आते, फूल लगते, तितलियां मंडराती। दिखने में बड़ा खूबसूरत सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हर रोज एक छोटा सा बच्चा खेलने आता था। उस बड़े से पेड़ को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लव? थिंक अबाउट इट। कैन हेट एवर बी ऑपोजिट ऑफ लव? क्या प्यार का उल्टा नफरत हो सकती है? बेहतर वर्ड है इंडिफरेंस। या तो आप किसी से मोहब्बत करते हो या आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि साला वो जिंदा है या मर जाए। अब जो कहानी मैंने आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो कहानी मुझे इससे भी एक स्टेप ऊपर लेकर आई। वो कहानी बताती है कि प्यार का उल्टा सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अहंकार। जहां प्यार है वहां अहंकार आ ही नहीं सकता, और जहां अहंकार आ जाए वहां प्यार की कोई जगह नहीं। तो प्यार का उल्टा क्या? ईगो। अब कहानी की तरफ चलते हैं। उस बड़े से पेड़ को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है, बशर्ते उन्हें पता ना हो कि वो बड़े हैं। पेड़ नहीं जानता था वो बड़ा है, बच्चा छोटा है। प्रेम है यार, हो गया। वहीं दूसरी तरफ अहंकार। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से प्रेम करना चाहता है, जो दिखने में बेहतर हो, औहदे में बड़ा हो, पैसों में ज्यादा हो, हम उससे प्यार करेंगे। मगर असल प्रेम तो जहां दिल लग जाए वहां हो जाता है। पेड़ को बच्चे से हो गया। बच्चा हर दिन पेड़ के ऊपर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल तोड़कर खाता। कुछ कच्चे फल टूट जाते, कुछ शाखाएं टूट जाती। क्या पेड़ दुखी होता? खुशी से नाच रहा होता कि वो आया तो सही, वो मेरे साथ तो है, बहुत है। लेकिन समय बढ़ता चला गया। अब वो बच्चा बड़ा होता चला गया। अब उसमें महत्वाकांक्षाएं आ गई थी, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, दोस्तों को जीतना था। तो वो कभी कभी आ पाता और कभी कभी नहीं आ पाता। जब नहीं आ पाता तो पेड़ बड़ा उदास हो जाता। देखो, प्रेम की एक यही उदासी है कि वो जब बांट नहीं पाता ना, वो उदास हो जाता है। बस उसे कोई बांटने वाला मिल जाए जिसे वो सारा प्रेम दिखा दे, दे दे। एक दफा वो बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो गया था वहां से गुजरता था, तो पेड़ ने अपने पत्तों की आवाज करके उसे बुलाया, आओ आओ मैं तुम्हारी राह तकता हूं। ये गया और कहने लगा, क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? अहंकार पूछता है तुम्हारे पास क्या है कि मैं आऊं। मगर बताओ, प्रेम का कोई पर्पस होता है क्या? प्रेम का कोई रीजन होता है क्या? वो तो निष्प्रयोजन होता है, पर्पसलेस होता है। उसने कहा, मेरे पास समय नहीं इन चीजों के लिए, मुझे अभी पैसा कमाना है, धन कमाना है। पैसे दे सकते हो?
पेड़ ने कहा पैसे। ये तो तुम इंसानों की बनाई चीजें हैं। जिस दिन हम पेड़ों ने भी पैसे बना लिए उस दिन तुम्हें हम मंदिरों में राम राम करते दिखेंगे। लेकिन तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़ लो, ये बाजार में ले जाकर बेच देना, तुम्हें बड़ा अच्छा पैसा मिल जाएगा। बच्चे को आइडिया अच्छा लगा, बड़ी सी टोकरी ले आया, सारे फल तोड़ लिए, टोकरी में भरे और चल दिया। पलट के धन्यवाद तक नहीं किया। क्या पेड़ दुखी था? बहुत खुश था कि कम से कम वो आया तो सही। वो पेड़ अभी भी बस प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कि अब कब आएगा वो, अब कब आएगा। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा का नाम है बस, लेकिन अहंकार को सब कुछ चाहिए अभी, इसी वक्त, यहीं पर। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, प्रौढ़ आदमी बन चुका था। एक दफा वहां से गुजरता था तो पेड़ ने फिर अपने पत्तों की आवाज की, उसे बुलाया, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारी राह तकता हूं। यह गया और कहने लगा, छोड़ो ये बचपन की बातें, फिजूल की बात। हम जितना उम्र में बड़े होते चले जाते हैं ना, प्रेम के पास आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी घर बनाना है, मकान बनाना है। घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर? हम तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तुम्हें अगर घर चाहिए तो एक काम करो, मेरी सारी शाखाएं, ये लकड़ियां, ये सब काट लो, इसे तुम अपना घर बना लेना। बच्चे को आइडिया अच्छा लगा, गया, बड़ी सी आरी ले आया और देखते ही देखते उसकी सारी शाखाएं काट दी। अब इतना सा ठूंठ भर बचा था पेड़ पास, और कुछ भी नहीं, पत्ते भी नहीं अब उसके पास कि आवाज करके बुलाएगा कैसे। सारी लकड़ी ली और बच्चा तो चल गया, पलट के धन्यवाद तक नहीं किया। क्या पेड़ दुखी था? बड़ा खुश था। प्रेम टूटकर भी आनंदित ही होता है, लेकिन अहंकार सिर्फ तोड़कर खुश होता है। चला गया, इतना सा ठूठ बचा है बस। बहुत समय और बीत गया, अभी बच्चा भी बूढ़ा हो चुका था। एक बार ये खुद पेड़ के पास गया, तो जैसे ही पेड़ के पास गया, पेड़ ने पूछ लिया, हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। वो भी जानता है बिना काम के तो ये आएगा नहीं, लेकिन क्या पेड़ के सवाल में सरकाज़म या व्यंग है? प्यार है, इनोसेंस है। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे भी दूर देश जाना है, धन कमाने, एक नाव चाहिए, नाव दे सकते हो? मुझे और काट लो। कारी लाया, इतना सा ठूंठ बचाया पेड़ का बस, उस लकड़ी से एक नाव बनाई, नाव में बैठकर जाने लगा तो पेड़ चिल्ला दिया, सुनो, हो सके तो जल्दी वापस आ जाना, तुम आसपास नहीं होते तो दिल बड़ा घबराता है, उदास हो जाता है। हाँ ठीक है करके वो नाव में बैठकर चला गया। वो इतना सा ठूंठ है पेड़ का बस, जंगल के बीचों बीच अकेला, बूढ़ा सा, मरने के करीब, सिर्फ इस उम्मीद में है कि कम से कम कोई खबर ला दे कि वो ठीक तो है। वो भी जानता है पलट कर तो वापस कभी नहीं आएगा, बस कोई खबर ला दे कि वो ठीक तो है, कहीं उसकी नाव पलट तो नहीं गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इतना भी कोई बता दे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊं। कहानी खत्म। यहां बैठा हर शख्स वो बच्चा है और वो पेड़ हमारे इमरोज हैं। जिंदगी भर हमें सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, बदले में कुछ चाहते, कुछ मांगते नहीं है। पर हम गुस्से में कितना बदतमीज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं इमरोजों से जो सोचना भी खराब है। समझ गए आप किसकी बातें कर रहा हूं? सालों तक उस परवरिश को हम भूल जाते हैं। था जिसने बोलना सिखाया, अब हम उसी को चुप कराते हैं। कितने चाव से सिखाई थी उन्होंने हमें गिनती, अब उन्हीं की गलतियां गिनकर हम उन्हीं को सुनाते हैं। सोते नहीं थे तब तक जब तक हम नहीं सोते, आज फिर से हमारी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। बचपन में हम तो लिपट जाते थे हक समझकर जब जी चाहे। बचपन यार, हम तो लिपट जाते थे हक समझकर जब जी चाहे। अब उनका मन करता है तो हम कितना कतराते हैं और हमारे दिए घाव बसा लेते हैं अपने सीने में, मगर हमारी अच्छाइयां सबको कितने गर्व से बताते हैं। देर अभी भी नहीं हुई है, बदल जाते हैं। गलती किसी की भी हो, हाथ जोड़कर हम उन्हें मनाते हैं, पलकों पर बिठाते हैं, सीने से लगाते हैं। जितनी मोहब्बत वो इमरोज तुमसे करते हैं ना, मेरा वादा, मेरा दावा है तुमसे, पूरे जीवन में उतना प्यार तुमसे साला और कोई कर ही नहीं सकता। फैक्ट है। पर आई नो वो कहानी पेड़ वाली अच्छी नहीं थी ना, खराब थी, एंडिंग खराब थी।
कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंड बदल देते हैं। वो बूढ़ा नाव लेकर वापस आता है, उसी ठूठ के ऊपर जाकर बैठता है और कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारा प्यार कभी समझ नहीं पाया। कहते हैं उस बूढ़े ने उसी ठूठ के ऊपर अपना दम तोड़ दिया और उसकी चिता उसी लकड़ी पर रखकर जला दी। अब ठीक है, ये मेरी एंडिंग है, ये मेरी कहानी की एंडिंग है। आपकी कहानी का अंत, आपकी कहानी की एंडिंग क्या होगी, ये आप आज तय करेंगे जब आप यहां से जाएंगे। अगर यहां से जाने के बाद किसी एक दो ने भी अपने अपने अमरोजों को आज गले लगा लिया तो काम नहीं हो गया यहीं पर। लेकिन आज भी जब हमसे वो कुछ पूछते हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, हमारे पास जवाब वही है, पैटर्न वाइज। क्या समय नहीं है हमारे पास। एक गहरी सांस लो। यहां बैठा हर शख्स एवरेजली अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जीत चुका है, और ऑनेस्टली कोविड के बाद अब कोई भरोसा तो देखो है नहीं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग समय नहीं है अब हमारे पास। तो अपनी इस भागा दौड़ी की जिंदगी में से ढूंढ ढूंढ के समय निकालो। समय निकालो ऐसे बैठ जाने के लिए, समय निकालो खो जाने के लिए, कहीं बह जाने के लिए। समय निकालो चांद के लिए, सुबह के लिए, घर के लिए, हर अगर मगर के लिए। समय निकालो आंखें बंद करने के लिए, महसूस करने के लिए, गला फाड़ कर हंसने के लिए और दिल खोल कर रोने के लिए। समय निकालो इकरार के लिए, इजहार के लिए, बार बार होने वाले उस एक ही प्यार के लिए, रूठने के लिए, मनाने के लिए, साथ मिलकर घर सजाने के लिए। समय निकालो एक अच्छी किताब के लिए, पन्नों के बीच पड़े उस गुलाब के लिए, सालों से ढूंढ रहे हो जिसे, अपने उस एक जवाब के लिए। समय निकालो अपने बचपन वाले ख्वाब के लिए, अपने आप के लिए। और कुछ नहीं तो एक दिन बिना वजह यूं ही मुस्कुरा दो। कैसे करके देखो, अच्छा लगता है एवरीवन। समय निकालो अपने बचपन वाले ख्वाब के लिए, अपने आप के लिए। और कुछ नहीं तो एक दिन बिना वजह यूं ही मुस्कुरा दो अपने माँ बाप के लिए। समय निकालो। समय निकालो, वरना समय निकल जाएगा और हम यहीं बैठे रह जाएंगे। आप सबने समय निकाला है आज आकर ये बातें सुनने के लिए, तो मेरी दुआ है दिल से आप सभी के लिए कि आपको आपके इमरोज मिल जाएं। आप अपने इमरोज़ों को समझ जाओ, आप अपने अपने इमरोज़ों को दिल से लगा लो और उनके प्रति अपना प्रेम उन्हें हर दिन बताते रहो। क्योंकि ध्यान रखना, कभी गलती से अगर वो रिग्रेट, वो मलाल बीच में आ गया तो आप भी अमृता की तरह यही कहते रह जाएंगे कि मेरे साथी, मेरे राही, मैं तेनू। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ये सारे के सारे किस्से, कहानियां सब किताबों से आई हैं, सुनी सुनाई बातों से, बोलचाल से आई हैं। अब इसमें फंस के मत रह जाना कि ये तब नहीं तब हुआ था, इसने नहीं उसने कहा था, ऐसे नहीं वैसे बोला था। प्लीज इन बातों से अपना ध्यान हटाना, इस कहानी को अपने अंदर संभालना और अपने अपने इमरोज़ों को गले जरूर लगाना।